सारे प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के केंद्र में आज हमारे बीच राष्ट्रपति चुनाव का परिणाम है। द्रौपदी मुर्मू इस देश की 15वीं राष्ट्रपति कल निर्वाचित हो गई। उनकी जीत पर कोई अचंभा भी नहीं है। जिस प्रकार का संख्या बल सदन में था उसके अनुसार द्रौपदी मुर्मू के चुनाव में चुना जाना महज एक औपचारिकता थी, लेकिन इसके बावजूद भी चुनाव परिणाम चौंकाने वाला है। दरअसल चौंकाने वाली बात यह है कि तमाम दलों ने अपना अपना मंतव्य स्पष्ट कर दिया था कि वो किस प्रत्याशी के साथ है। दो प्रत्याशी मैदान में थे। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा घोषित द्रौपदी मुर्मू थी, दूसरी तरफ संयुक्त विपक्ष की तथाकथित एकता के प्रतीक बनकर उभरे यशवंत सिन्हा मैदान में थे। पर विपक्षी एकता तो तभी बिखर गई थी जब तमाम दल बारी बारी से चुनाव प्रचार के दौरान ही अपने आप को यशवंत सिन्हा से अलग कर द्रौपदी मुर्मू के साथ जाहिर कर दी थी। शुरुआत बीजू जनता दल ने की थी, जिन्होंने नवीन पटनायक के रूप में एक अभिव्यक्ति आई जिसमें कहा गया कि हम उड़ीसा की बेटी के साथ हैं। इसी राह पर चले फिर जाके झारखंड मुक्ति मोर्चा भी, इसके बाद जगन रेड्डी भी और भी तमाम दल, यहाँ तक कि शिवसेना जो बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने उसकी पीठ में छुरा घोंपा, वह भी द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का ऐलान करने के लिए मजबूर हो गई। इसके बाद दिखा कि द्रौपदी मुर्मू बड़े आराम से जीत जाएगी। पर कल रात जब परिणाम सामने आए तो उसके साथ चौंकाने वाली बात ये हुई कि 17 सांसदों ने अपने पार्टी के मंतव्य के विपरीत जाकर क्रॉस वोटिंग की, और क्रॉस वोटिंग का आशय यह है कि उन्होंने यशवंत सिन्हा को छोड़कर द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान किया। यह सीधे तौर पर विपक्षी एकता को लगा झटका है। बात यहीं तक नहीं रुकी। तमाम राज्यों के विधायकों ने भी इस सेंधमारी के अंदर अपने योगदान देने में परहेज नहीं किया, और आंकड़े बता रहे हैं कि तकरीबन 121 विधायकों के द्वारा क्रॉस वोटिंग की गई। नतीजा ये रहा कि द्रौपदी मुर्मू न केवल जीती बल्कि अच्छे खासे मतों से जीती। पर इसके साथ सवाल ये खड़ा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ विपक्ष ने उम्मीदवार उतारकर कहीं गलती तो नहीं कर दी। 2024 में साझा विपक्षी एकता की बात कर रहे तमाम राजनीतिक दल अब कोई जवाब नहीं दे पा रहे कि ये किस किस्म की एकता का परिचय उन्होंने दिया है। सबसे बुरी हालत तो कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में, क्योंकि सबसे बड़ा विपक्षी दल वह है। सर्वाधिक क्रॉस वोटिंग उसी के अंदर दिखाई दे रही है। क्या असम, क्या मध्य प्रदेश, क्या छत्तीसगढ़, तमाम राज्य ऐसे हैं जहां पर क्रॉस वोटिंग का सामना उसे करना पड़ा। यह बेहद अपमानजनक स्थिति है। खबर यहां तक आ रही है कि इस क्रॉस वोटिंग के चलते झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सहयोग के साथ चल रही सरकार भी खतरे में आ गई है। किसी भी दिन कुछ हो सकता है। तो इसी पर हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। यही हमारा विषय है कि मुर्मू की जीत, सत्ताध्यक्ष टूटा विपक्ष। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे आपका परिचय कराएं और इस राजनीतिक विषय पर कुछ भविष्य की संभावनाओं को लेकर बातचीत करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र ये कहता है कि आरंभ मात्र मपि कश्चित देव सिद्धि कश्चित प्रयत्न परमोप्य फल प्रयास। अर्थात किसी को कार्य का आरंभ करते ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है और किसी का परम प्रयत्न भी निष्फल हो जाता है। महान साहित्यकार हुए कल्हण, जिन्होंने राज तरंगिणी नाम की पुस्तक लिखी थी, उनके द्वारा दिया गया यह विचार सूत्र हमें प्राप्त हुआ। यह विचार सूत्र सत्ता पक्ष और विपक्ष पर मुफीद बैठता है। कहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है देश में, वो तमाम राज्यों में, उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को प्रत्याशी घोषित किया और उनकी घोषणा के साथ ही एक प्रमुख विपक्षी दल अर्थात बीजू जनता दल समर्थन में आके खड़ा हो गया। दूसरी तरफ विपक्ष तमाम प्रयास किए, इतनी बैठकें की, इतने नेता साथ बैठे, इतनी कोशिशें की कि एक बार नरेंद्र मोदी, एक बार अमित शाह, एक बार जेपी नड्डा और एक बार भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखा दें, पर पता चला कि सबक खुद सीखने की नौबत आ गई। इसको ध्यान में रखते हैं और इसके बाद चर्चा के लिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश इकाई के उपाध्यक्ष, पूर्व सांसद चिंतामणि मालवीय जी हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का विचारवान चेहरा डॉक्टर विनय जायसवाल के रूप में आज इस चर्चा में खास तौर पर जुड़े हैं। संसदीय सचिव हैं छत्तीसगढ़ सरकार में। छत्तीसगढ़ सरकार के लिए भी या छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए भी बहुत ही अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ा है क्रॉस वोटिंग के संदर्भ में। हमारे साथ में थोड़ी देर में तृणमूल कांग्रेस की ओर से भी प्रवक्ता होंगे, जिन्होंने यशवंत सिन्हा को मैदान में उतारने की पहल की थी। और इन सब के बीच में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राकेश अचल जी भी जुड़े हैं, जो इस मसले पर निष्पक्ष राय देने के लिए मौजूद हैं। चर्चा की शुरुआत विनय जायसवाल जी से करते हैं और विनय जायसवाल जी से समझने की कोशिश करते हैं क्या कहते हैं इस परिणाम पर और ऐसा परिणाम आने के कारणों पर। विनय जायसवाल जी। जी हिमांशु जी, सबसे पहले तो मैं देश के महामहिम
नवनियुक्त द्रौपदी मुर्मू जी को बहुत हार्दिक बधाई देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से जी। उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं उनको देना चाहूँगा। और निश्चित रूप से हिमांशु जी, ये जो देश के सबसे प्रतिष्ठित महामहिम का जो चुनाव था वो शुरू से ही जो एक व्यक्ति बनाम विचारधारा की ये लड़ाई थी जी। और सभी ने एक संयुक्त विपक्ष के रूप में यशवंत सिन्हा जी का जो कैंडिडेचर था राष्ट्रपति चुनाव के लिए, जिसमें ये पता था लगभग एक ये विचारधारा की लड़ाई है हिमांशु जी, और निश्चित रूप से उसमें एक विचारधारा के वो कैंडिडेट थे जी। और कहीं ना कहीं जिस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव हो गया है और महामहिम राष्ट्रपति बन चुकी हैं, अब उनके विषय में या इस चुनाव के विषय में ज्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, क्योंकि वो हमारे देश की राष्ट्रपति घोषित हो गई हैं। बस ये होना चाहिए हिमांशु जी कि अब जो ये पद है वो केवल रबर स्टैंप ना रह जाए, वो पद की गरिमा के अनुसार जो काम महामहिम का है वो विनय जायसवाल जी, पद की चिंता तो माननीय महामहिम कर लेंगी, आप अपनी पार्टी की चिंता करेंगे, ये सवाल है। ऐसे महत्वपूर्ण चुनाव के संदर्भ में, ऐसे प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव के संदर्भ में, ऐसी विचारधारा के संघर्ष के संदर्भ में आपकी अपनी पार्टी के लोग आपके साथ खड़े नहीं हुए और भाजपा के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान कर दिए। कितनी परेशानी की बात है, कितनी उलझन की बात है, कितनी चिंता की बात है, इसे जानने में हमारी दिलचस्पी है। डॉक्टर विनय जायसवाल, अंदर से कितने आहत हैं कि असम में आपके तमाम विधायकों ने पार्टी लाइन से विपरीत जाके मतदान कर दिया? दिल कितना टूटा हुआ है विनय जायसवाल आपका, ये जानकर कि मध्य प्रदेश में जहां भाजपा से आप मुकाबला कर रहे हैं, वहां के 17 विधायक, 19 विधायक आपकी पार्टी के खिलाफ जाकर मतदान कर दिए, और कितना दिल टूट गया आपका ये देखकर कि छत्तीसगढ़ में इतनी मजबूत सरकार आपकी चल रही है, 71 विधायकों का प्रचंड बहुमत है, फिर भी इस प्रचंड बहुमत में भी 2 विधायक हिम्मत कर लिए पार्टी लाइन से इतर जाने का। कितना दिल टूटा हुआ है आपका विनय जायसवाल जी, कितना आहत हैं आप, जानने में हमारी दिलचस्पी है। देखिए हिमांशु जी, 1997 में भी जब बीजेपी अपोजिशन में थी तो उन्होंने यूपीए कैंडिडेट का सपोर्ट किया था। ये कोई बहुत ज़्यादा जिस तरह से आप इस बात को बोलना चाहते हैं वैसी बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से देश में अभी जो सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो उनके कर्ता धर्ता हैं, उनका जो उनकी जो आस्था है वो लोकतंत्र में नहीं है। आप ये देख रहे हैं, वो कर्नाटक से लेके महाराष्ट्र, ये सब पुरानी बातों को मैं नहीं बोलूंगा, गोवा, मणिपुर, राजस्थान, महाराष्ट्र रिसेंट में जो हुआ है वो लोकतंत्र में मैंने आपको बताया ना, ये लड़ाई थी व्यक्ति की और विचारधारा की लड़ाई थी। और आपको लगता होगा कि भाई कांग्रेस पार्टी के लोगों ने या और अन्य विपक्षी दलों ने जो एक पार्टी लाइन पे काम नहीं किया है और कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग हुई है, तो ये बात भी समझने की जरूरत है कि किस तरह से चुनी हुई सरकार को, किस तरह से लोकतांत्रिक ढंग से जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को ये मान्यता नहीं देते हैं। जो अभी सरकार में जो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, उनके लिए लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है, कोई मायने नहीं है, और किसी भी प्रकार से उनका जो एक ही एजेंडा है कि हमको सत्ता पाना है और उसके लिए वो काम करते हैं। निश्चित रूप से इसमें इस तरह का काम मैंने जैसा आप मुद्दे पर आ नहीं रहे, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप इसमें कुछ ठोस बोल पाए, लेकिन आप सरकार को घेरने की कोशिश में और मूल सवाल से बचने की कोशिश कर रहे हैं। मैं फिर दोहराता हूं आपको, क्या आप नहीं मानते हैं कि विपक्ष ने गलती की मैदान में उतरकर खाम में अपना चीरहरण करा लिया चौराहे पर? संख्या बल नहीं था तो मैदान में नहीं आना था। कांग्रेस तो पहले ही उलझी हुई थी राहुल गांधी, सोनिया गांधी के सिलसिले में। ममता बनर्जी बड़ा लीड करने चली थी कि कांग्रेस के बस की नहीं है, हम बताएंगे विपक्षी एकता क्या होती है। ममता बनर्जी देश में नरेंद्र मोदी के मुकाबले चुनौती बनेंगी, वो मैदान में उतार के दिखाएंगे कि देखो एकता क्या होती है। क्या आप नहीं मानते हैं? ममता बनर्जी का दुस्साहस पूरे विपक्ष के लिए भारी पड़ गया। ममता बनर्जी एक राज्य की नेता है, देश की नेता बनने चली थी, पूरे विपक्ष की बेइज्जती करा दी। क्या कहते हैं विनय जायसवाल जी?
देखिए, इसको आप अपने तरीके से बोल सकते हैं कि किसने किसकी बेइज्जती करा दी, किसने किसके लिए क्या कर दी। लेकिन मैंने आपको अपने शुरू में भी बोला, इस कार्यक्रम की शुरुआत में भी बोला कि कांग्रेस की जो आस्था है वो लोकतंत्र में है। जी। कांग्रेस की जो आस्था है वो विचारधारा में है, आइडियोलॉजी में है, ना कि किसी व्यक्ति के प्रति कांग्रेस की आस्था है। कांग्रेस ने एक संयुक्त जो एक आइडियोलॉजी के जो कैंडिडेट थे उसका समर्थन किए, और उनके समर्थन करने में हमको कहीं से भी कोई भी हमको ना अपनी इज्जत कम लग रही है, ना तो हमको ये लग रहा है कि हमको पता था। ऐसा नहीं है, देखिए पूरे देश को पता था कि इस चुनाव में क्या परिणाम आने वाले हैं, लेकिन इसके बाद भी एक विचारधारा के पार्टी का समर्थन करना ये लोकतंत्र की तो मैं एक बार और सवाल कर लेता हूँ, फिर चिंतामणि जी के पास चलता हूँ। आप विचारधारा के लिए कर रहे थे, विचारधारा के लिए लड़ रहे थे, और उस लड़ाई में आपके कुछ साथी, शुद्ध शब्दों में कहें तो गद्दारी कर दी है। जिस विचारधारा के खिलाफ आप लड़ाई लड़ रहे थे, उस विचारधारा के व्यक्ति के पक्ष में मतदान कर दिए। ये बात आपको बेचैन नहीं करती विनय जायसवाल? ये बात क्या आपको दुखी नहीं करती? क्या ये बात आपको हतोत्साहित नहीं करती? 3 बिंदु। दुखी नहीं करती, बेचैन नहीं करती, हतोत्साहित नहीं करती कि आपके अपने लोग विचारधारा की इस जंग में आपके दुश्मनों के साथ मिल गए और उनके पक्ष में मतदान कर दिए। जी विनय जी। हिमांशु जी, ये कोई देश में पिछले हिमांशु जी, ये जो अभी आपने बोला, दुख की बात किया, इस इज्जत की बात की, आप मुझे बताइए कि जब से पिछले 8 सालों में देश में जो सरकार काम कर रही है और जिस विचारधारा की मैं बात कर रहा हूं, उसमें एक नई चीज है क्या? इसमें कोई नई बात हो रही है क्या? आप बताइए, अभी मध्य प्रदेश के जो इलेक्शन हुए, निगम के जो इलेक्शन हुए, उसमें कांग्रेस कितने अच्छा प्रदर्शन की है, और एक विचारधारा के प्रति लोगों ने अपना समर्थन, व्यापक समर्थन दिया है। इसके बात अभी राष्ट्रपति चुनाव की हो रही है। आज राष्ट्रपति जैसे पवित्र और प्रतिष्ठित चुनाव में भी कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो लोकतंत्र को नहीं मानने वाले लोग हैं, उन्होंने अपनी कारस्तानी की है, और इस कारस्तानी को भी पूरा देश देख रहा है। हम तो बस विनय जायसवाल जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने इतने पवित्र चुनाव के संदर्भ में भी कारस्तानी की है, छद्म प्रकार के संसाधनों का इस्तेमाल किया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के तो तमाम विधायक चिल्ला रहे थे, किसी को 50 लाख का ऑफर था, किसी को 1 करोड़ का ऑफर था। चिंतामणि जी, जानने में दिलचस्पी है, आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किस स्तर तक जा सकते हैं? विनय जायसवाल इस बात से दुखी नहीं कि उनके लोगों ने वोट खिलाफत में डाल दिया, वो इस बात से बहुत दुखी हैं, बहुत नाराज हैं, बहुत बेचैन है कि आप जैसा राजनीतिक दल इस देश के लोकतंत्र को बर्बाद करने में लगा है, इस देश में शुचिता की राजनीति को खत्म करने में लगा है, और आप हद ये कर दिए, अब राष्ट्रपति चुनाव तक को भी आपने बख्शा नहीं है। विनय जायसवाल की इस बात को लेकर बहुत नाराजगी है। विनय जायसवाल की नाराजगी को लेकर आप नाराज तो नहीं है चिंतामणि जी? मुझे तो पता नहीं कि ये किस तरह के व्यक्ति और किस तरह की विचारधारा की बात कर रहे हैं। वास्तव में व्यक्तिवादी पार्टियां तो सारी इनके साथ थी, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे स्वयं कांग्रेस हो, वो तो व्यक्तिवादी कहाँ है विचारधारा? तो जितनी व्यक्तिवादी पार्टियां थी वो इनके साथ थी, विचारधारा तो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के साथ थी। इसलिए ये कहना कि ये व्यक्ति और विचारधारा की लड़ाई है, भाई विचारधारा है कहाँ आपकी, और कौन सी विचारधारा पे आप बात कर रहे हैं? और आप बताइए कि कांग्रेस की इतनी मतलब बेइज्जती मैंने तो कभी नहीं देखी। पूरे देश में स्थान स्थान पर कांग्रेस के विधायकों ने ज्यादातर मुर्मू को वोट दिया, और उसका कारण यह है कि 70 सालों में कांग्रेस ने आदिवासियों को, अनुसूचित जनजाति के लोगों को वो स्थान नहीं दिया जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। तो वो एक तरह की प्रतिक्रिया थी जो कांग्रेस के खिलाफ प्रकट हुई है। आप बताइए कि जब संविधान सभा की बहस हुई तो कांग्रेस जो जनजाति के प्रतिनिधि थे जयपाल सिंह, उन्होंने कहा था कि हम 6000 साल से सबसे ज्यादा उपेक्षित लोग हैं, 6000 साल से। मुझे लगता है कि वो 6000 साल के बाद ये 75 साल और जोड़ना चाहिए, और इस 75 साल में, मतलब 6075 साल में अब जाकर के जो अनुसूचित जनजाति उसको सम्मान मिला है, न्याय मिला है। तो ये अभिव्यक्ति थी, और ये केवल यहाँ नहीं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नहीं, आप देखेंगे असम में 25 कांग्रेस विधायक, उसमें से 22 ने जो है मुर्मू के पक्ष में वोट दिया। मध्य प्रदेश में 19 ने, राजस्थान में उनको 75 वोट पड़े, जबकि बीजेपी के पास केवल 70 विधायक थे। और आप छत्तीसगढ़ में 6 वोट पड़े, आप 2 ही बता रहे थे, 6 वोट हैं। झारखंड में 82 छत्तीसगढ़ के संदर्भ में आंकड़ा मैं संशोधित कर देता हूं, वो 2 ही वोट हैं, जो 4 वोट बताए जा रहे हैं
वो दरअसल जोगी कांग्रेस बसपा का वोट है। तो वो कांग्रेस के पास कुल 71 वोट थे, उसमें 69 वोट जो है यशवंत सिन्हा को मिले हैं और 21 वोट जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को मिले हैं। तो जो बचे हुए वोट हैं वो दरअसल आपको जन समर्थन जो मिल रहा था उसका कमाल था। आपका कमाल है ना चिंतामणि जी कि जोगी कांग्रेस जो भाजपा के खिलाफ लड़ने की बात करती थी वो आपके साथ आ गई, जो बहुजन समाज पार्टी आपके खिलाफ लड़ने की बात करती थी वो भी आपके साथ आ गई। कांग्रेस आपके साथ नहीं आई पर कांग्रेस के कुछ लोग आपके साथ आ गए। इस कमाल पर ही तो हम बात कर रहे हैं। ये जो कमाल आप कर देते हैं, और विनय जायसवाल जी इस कमाल से ही तो दुखी हैं, तो इस कमाल पर कुछ टिप्पणी दीजिए ना आप अपने। दुखी नहीं है विनय जायसवाल जी, तो खुशी मना रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं बहुत बढ़िया, ये तो होता रहा है और अच्छा रहा है। कोई कोई अफसोस नहीं जता रहे विनय जी। जी इसको यही कह सकते हैं कि फिसल पड़े तो हर हर गंगे। अरे भैया अब आप चले ही गए हैं तो करेंगे क्या? यही कहो कि भाई हम तो नहाने उतरे थे, फिसल जाए पड़े हो। तो ये जो वास्तव में कांग्रेस के लिए शर्म की बात है। और जो जनजाति तबका है जी वो कांग्रेस के नेतृत्व से प्रसन्न नहीं है, कांग्रेस से दूर जा रहा है। ये इसका इशारा है, ये इसका संकेत है कि अब जनजाति भी कांग्रेस के साथ नहीं है। कांग्रेस जो है वो बहुत पीछे जा चुकी है इस पर। और जहां तक विपक्षी एकता का सवाल है, वो जी विपक्षी एकता, विपक्ष का नेतृत्व करने में भी कांग्रेस और कांग्रेस के लीडर असमर्थ हैं। और इसीलिए आप देखिए कि आप सबसे ज्यादा कांग्रेस में इतने मेहरबान हैं, ममता बनर्जी जी के संदर्भ में कोई टिप्पणी नहीं कर रहे चिंतामणि जी? कोई भविष्य की संभावना के लिए बचा कर रख रहे हैं क्या? भाई यशवंत सिन्हा को प्रत्याशी बनाने का फैसला ममता बनर्जी के पहल पर हुआ। उस समूचे विपक्ष की बैठक ममता बनर्जी ने बुलाई थी, फिर भी आप कोसने के लिए कांग्रेस को ही ढूंढ रहे हैं। थोड़ा ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस पर भी तो कुछ कहिए। ममता बनर्जी नाम की उसका अपमान किया है। और कैंडिडेट को जितना अपमानित इस चुनाव में हुआ, मुझे नहीं लगता है कि 70 साल में कैंडिडेट कभी इतना अपमानित हुआ हो कि जो पार्टी उनकी खुद की वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उसी पार्टी के यशवंत सिन्हा जी, और उन्हें कहा है कि आप बंगाल मत आइए। इससे बड़ा अपमान मुझे नहीं लगता है कि किसी राष्ट्रपति के कैंडिडेट का हुआ हो। पहले धरती पकड़ लड़ा करते थे राष्ट्रपति का चुनाव बार बार, और धरती पकड़ का भी इतना अपमान नहीं हुआ जितना यशवंत सिन्हा जी का तृणमूल कांग्रेस ने किया है। तो ये गैर जिम्मेदार कार्य जो है तृणमूल कांग्रेस ने किया है, और सबसे विपक्षी एकता तोड़ने का बड़ा काम तो तृणमूल कांग्रेस के ऊपर ठीकरा आखिरकार फोड़ दिया। विनय जायसवाल जी, आपके लिए राहत की बात है, जो बात आप नहीं कहे वो चिंतामणि जी बोलने के लिए तैयार हो गए। तो तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता स्वयं प्रकाश पुरोहित जी मेरे साथ में है। चिंतामणि मालवीय जी बता रहे हैं आपने विपक्षी एकता को बर्बाद कर दिया, यशवंत सिन्हा की इज्जत को बर्बाद कर दिया, और कुल मिलाकर एक व्यक्ति को मैदान में उतार कर मैदान से गायब होने का कमाल आपने कर दिया। क्या कहते हैं पुरोहित जी इन आरोपों के संदर्भ में? जी स्वयं प्रकाश जी। पुरोहित पर हैं? पुरोहित जी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चिंतामणि जी ने बोल ऐसा दिया है कि शायद स्वयं प्रकाश पुरोहित जी को सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन मेरे साथ में राकेश अचल जी उन्हें सुनाई दिया है। अचल जी, आपसे जानना चाहूंगा, क्या इस राष्ट्रपति चुनाव ने 2024 में विपक्ष की संभावनाओं को धूल दूसरित तो नहीं कर दिया है? क्या आप महसूस नहीं करते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में प्रत्याशी चयन में ही चूक गया विपक्ष, और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो विपक्ष के उस चूक की कीमत चुकाने के रूप में हुआ? तो सब मैं ऐसे सफात नहीं रखता। विपक्ष ने बहुत सोच समझ के जैसे हैं, जैसे अनुभवी व्यक्ति को अपना उम्मीदवार बनाया था। और ये लड़ाई ऐसा कि शुरू में ही कांग्रेस के माननीय प्रवक्ता डॉक्टर विनय जी ने कही कि विचारधारा की लड़ाई थी, इसमें जीत हार का प्रश्न नहीं था, एक सांकेतिक संघर्ष था ये कि हम लड़ेंगे। अगर यही चुनाव सत्तारूढ़ दल विपक्ष के साथ पहले बैठ के बात कर देता कि भाई हम ये प्रत्याशी लेके आ रहे हैं, तो मुझे लगता है चुनाव की नौबत ही नहीं आती जी। कांग्रेस हो, तृणमूल कांग्रेस हो, समूचा विपक्ष है, अगर उनसे बात की जाती तो सब उस पर मान जाते। लेकिन जब हठधर्मिता सत्तारूढ़ दल की तरफ से सामने आई तो विपक्ष के सामने सांकेतिक लड़ाई लड़ने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। अब रही बात दूसरी की इससे विपक्षी एकता का भविष्य खतरे में पड़ा या नहीं पड़ा, तो निश्चित तौर पर इस क्रॉस वोटिंग में
ये साबित कर दिया है कि सत्ता में बने रहने के लिए और राज्यों में सत्ता हड़पने के लिए भारतीय जनता पार्टी जितने उपाय कर सकती है वो कर रही है। क्रॉस वोटिंग से कोई उनके प्रत्याशी को फर्क नहीं पड़ना था, वो तो जीते जिताया था, संख्या बल स्पष्ट था, लेकिन इससे विपक्ष का मनोबल तोड़ना था और उसमें भारतीय जनता पार्टी सफल हुई। इसके लिए उसे बधाई दी जानी चाहिए, लेकिन ये मान के नहीं चलना चाहिए कि इस क्रॉस वोटिंग से 2024 में जो आम चुनाव होगा या 2023 में राज्यों में जो चुनाव होंगे उस पर कोई बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, क्योंकि कोई इतिहास नहीं रहे। जैसे भी माननीय हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की ने कहा कि एक इतिहास लिखा गया, जनजाति के उम्मीदवार को वहां तक ले गए। अरे भाई, आपको मौका मिला तो आप ले आए, उसके पहले अनुसूचित जाति के लोग, अल्पसंख्यक सब कांग्रेस लेके आई। कांग्रेस ने इसमें अगर शासन किया तो उसने भी ये सारे प्रयोग किए, ये सारे इतिहास गढ़े, लेकिन आपने जिस ढंग से पहली बार देश के सर्वोच्च पद के लिए जातीय झंडे को फहराया, जनजाति जनजाति करके जो झुंझुना बजाया, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और आज अंतरात्मा की बात आप करें तो अंतरात्मा तो सबकी राजनीति में मर चुकी है, अगर होती तो बिकते नहीं, न कांग्रेस के न दूसरे जगह के लोग। तो ये तो बात सीधी सौदेबाजी की बात है। जी, मैं बीच में आपको रोकना चाहूंगा। आप कह रहे हैं कि 2024 में बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। विपक्ष लगातार कह रहा है कि नरेंद्र मोदी को अगर रोकना है, भारतीय जनता पार्टी को अगर रोकना है, तो हम सबको इकट्ठा होना होगा। संयुक्त रूप से अगर इकट्ठे होकर मैदान में उतरेंगे तो कमाल करेंगे। पर यहां तो दिख गया, विपक्ष बात करता है साथ होने की, पर साथ रह नहीं पाता। राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में तो देख ही लिया, उपराष्ट्रपति के संदर्भ में भी मार्केट हलवा के संदर्भ में तृणमूल कांग्रेस ने कह दिया हम मतदान नहीं करेंगे। तो आपसे समझना चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को आप सफल नहीं मानते हैं? एक द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारा, होड़ लग गई, हर राजनीतिक दल अपनी इज्जत बचा रहा था कहीं मेरे को आदिवासियों के खिलाफ ना देख लिया जाए, और उन्होंने अपने समर्थन का ऐलान कर दिया। इसके बाद उन्होंने आह्वान कर दिया अंतरात्मा की आवाज पर वोट करने का। कमाल की बात है, वर्तमान सियासत में लोगों ने अंतरात्मा की आवाज सुन भी ली। 121 विधायक, 17 सांसद अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोट कर दिए। क्या कहते हैं अचल जी? मैं वही दोहरा रहा हूँ कि अंतरात्मा की आवाजें तो सबकी सुनना बंद हो चुकी है इस देश में। अब तो आवाज सुनी जाती है दबाव की, प्रलोभन की, लालच की और अपने राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित करने की। तो जिन लोगों ने क्रॉस वोटिंग किया है, आप देखेंगे कि आने वाले चुनावों में राज्यों में चाहे विधायक होंगे, चाहे आप चुनाव में लोकसभा में जो 20 या 17 सांसद गए हैं सर्वदल के प्रत्याशी के साथ, इनमें से ज्यादातर लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले चुके होंगे। लेकिन इससे विपक्ष एकदम रीत जाएगा, ये मानकर आप बिल्कुल न चलिए। विपक्ष एक बार फिर एकजुट होगा और इस देश में सत्ता संघर्ष का जो असंतुलन बन गया है, इसे गिराने की कोशिश करें। उसकी कोशिश करें। मैं एक बार फिर स्वयं प्रकाश पुरोहित जी के पास जाने की कोशिश करता हूं, जिनके संदर्भ में चिंतामणि मालवीय जी बहुत नाराज हैं। उनका कहना है क्या किया आपने, अपने द्वारा उतारे गए प्रत्याशी के साथ ऐसी बेइज्जती तो अतीत में किसी ने भी नहीं की पुरोहित जी, जैसी बेइज्जती आपने यशवंत सिन्हा की। दिल्ली में आकर प्रत्याशी के तौर पर तय कर दिया और बाद में अपने राज्य में उन्हें बुलाने से भी इनकार कर दिया। थोड़ा रोशनी देंगे, विपक्षी एकता को आपके कदमों ने कितनी ठेस पहुंचाई? विपक्ष कौन है? अभी जो तानाशाही सरकार है उसके विपक्ष में जनता है। विपक्ष, आप विपक्षी पार्टियों को विपक्ष मान रहे हैं, मैं बोलता हूँ भारत की जनता विपक्ष है। पूरी की पूरी जनता त्राहिमाम कर रही है जी। इतनी महंगाई है, 1100 रुपए सिलेंडर बिक रहा है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं आप जी। हाँ पुरोहित जी, कहाँ पहुंच गए आप? बात राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में हो रही है। माननीय ममता बनर्जी, आपकी प्रखर नेता, दिल्ली में आकर नेतृत्व कर रही थी, विपक्षी एकता का प्रत्याशी तय कर रही थी। सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि बाद में आपने यशवंत सिन्हा को अकेला क्यों छोड़ दिया? आपकी विपक्षी एकता की कोशिशें किस मुकाम पर पहुंची इस राष्ट्रपति चुनाव के दौरान? इस पर कोई टिप्पणी कीजिए ना पुरोहित जी। 36% वोट यशवंत सिन्हा को मिले हैं, आपको पता होना चाहिए जी। टॉप 3, आज तक 15 राष्ट्रपति चुनाव हुए, उसमें टॉप 3 नंबर पे है यशवंत सिन्हा जी। आप पहले ये पता करिए, आप डाटा लीजिए, तीसरे नंबर पर है यशवंत सिन्हा।
उसके बाद में आप बात करेंगे उपराष्ट्रपति चुनाव की। उपराष्ट्रपति चुनाव के अंदर में हमारा जो उम्मीदवार थे मार्गरेट अलवा, जो कांग्रेस ने जिसको नाम दिया है, हमारे से अगर सलाह नहीं करेंगे तो ये क्या लोकतंत्र है क्या? व्हाट इज लोकतंत्र? लोकतंत्र का मतलब क्या है? आप अपने समालोचना आलोचना आप करेंगे ना। देखिए, राष्ट्रपति 130 करोड़ लोगों का होता है, वो किसी एक पार्टी का नहीं होता है। आज जो द्रौपदी मुर्मू को आज वो महिला है, चाहे वो कौन, आज बीजेपी ने इन्हें विभाजित किया है। हम तो इसका विरोध नहीं करते हैं, हमने तो उसका सम्मान किया है। ये आप मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं। कड़वे लहजे से बोलने से क्या आपको लगता है कि डिबेट में आपके तर्क बड़े मजबूत आंक लिए जाएंगे? सवाल इस बात का है कि यशवंत सिन्हा को आपने दिल्ली में आकर ममता बनर्जी के द्वारा प्रत्याशी के तौर पर घोषित किया था। उनको चुनाव प्रचार के अंतर्गत पूरे देश में जाते हुए हमने देखा, पर कलकत्ता में आपने नहीं आने दिया। क्यों नहीं आने दिए, ये सवाल। संयुक्त विपक्ष का नेतृत्व करने की इच्छा के साथ ममता बनर्जी दिल्ली कूच की थी। देखने में आया यशवंत सिन्हा का समर्थन एक एक करके तमाम विपक्षी दलों के द्वारा खींच लिया गया, चाहे वो जगन रेड्डी हैं, चाहे शिवसेना है, चाहे नवीन पटनायक हैं। इसके संदर्भ में कुछ कहेंगे? क्या आप नहीं मानते कि ममता बनर्जी की बंगाल का नेता से देश का नेता होने की कोशिश को बड़ा झटका लगा है? यशवंत सिन्हा जीते हारे से ज्यादा महत्वपूर्ण ये कि ममता बनर्जी देश में विपक्ष का चेहरा बनने में नाकामयाब रही। 2024 में आपको पता चलेगा, इसका नतीजा आज नहीं मिलेगा। 2024 का इंतजार करिए, बहुत बड़ा नतीजा मिलेगा। विपक्ष मतलब जनता है। विपक्ष, आप यहाँ पे इस तानाशाही सरकार के विपक्ष से पूरी जनता खड़ी है जी। ममता बनर्जी की, देखिए, ममता बनर्जी ने एकदम क्लियर कट कह दिया था कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी अगर हमसे सलाह करती तो हो सकता है हम भी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करते। हमने तो मना नहीं किया, मगर इस तरह से तानाशाही, जब हमने पहले शरद पवार का नाम बात की, फिर उसके बाद फारूक अब्दुल्ला की बात की, उसके बाद में यशवंत सिन्हा के नाम पर सहमति हुई। 17 पार्टियों के लोगों ने एक साथ समर्थन देकर के उनको अपना कैंडिडेट बनाया। आज जो भी रिजल्ट आते हैं, पलड़ा उनका भारी है, 300 एमपी उनके पास है, हमारे पास नहीं है जी। आपको ये चीज समझनी होगी, हमारे पास लोकसभा राज्यसभा मिला के 35 एमपी है। अरे पुरोहित जी, हम तो सब कुछ समझे, हम तो केवल इतना समझना चाह रहे हैं, जो आपके साथ थे उनमें से 121 विधायकों ने आपको वोट नहीं दिया। हम तो केवल इतना समझना चाह रहे हैं, जो आपके साथ थे उनमें से 17 सांसदों ने आपको वोट नहीं दिया। क्या आप इसको कुछ समझ पा रहे हैं और हमें समझा पाएंगे ये क्या हुआ? ईडी से डर लगता है। सिर्फ ममता बनर्जी पूरे देश से एक नेत्री है जिसकी स्पाइन और मेरुदंड इतनी मजबूत है, जिन्हें डर नहीं लगता है जी। जिनको डर लगता है वो लोग झुक जाते हैं। तो विनय जायसवाल जी, सीधे तौर पर स्वयं प्रकाश पुरोहित जी ने आपकी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि ईडी से डर लगता है, ममता बनर्जी की तो रीढ़ की हड्डी है, उन्हें डर नहीं लगता है, तो इसलिए उनके यहाँ पर ऐसी सेंधमारी नहीं हुई। कांग्रेस कटघरे में है। कटघरे में इसलिए है कि झारखंड में आप सत्ता में हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ। वहाँ पर आपके 18 विधायक थे, एक एक सीट सीपीआई और एनसीपी के पास थी। इसके बावजूद भी यशवंत सिन्हा को कुल 10 वोट मिले। तय बात, आपके 10 साथियों ने यशवंत सिन्हा के खिलाफ वोट कर दिया। 25 विधायक हैं आपके असम में, यशवंत सिन्हा को कुल जमा 3 वोट मिले। 22 वोट कांग्रेस के विधायकों ने यशवंत सिन्हा की जगह द्रौपदी मुर्मू को दे दी है। 19 विधायक मध्य प्रदेश में द्रौपदी मुर्मू को वोट दे दी है। आपसे जानना चाहूँगा विनय जायसवाल, क्या वाकई आपको नहीं लगता है कि ये कांग्रेस के नेतृत्व को चुनौती दी गई है? क्या आपको नहीं लगता है कि ये वाकई एक बड़ा गंभीर खतरा आपकी पार्टी के संदर्भ में है? क्या आपको नहीं लगता है कि यह आपके लिए विचार का विषय होना चाहिए, या आप इसे हवा में उड़ा देना चाहते हैं? अब हमारी तो हालत ही ऐसी हो गई है, इसलिए इस बार भी ऐसा हो गया है, तो क्या इसमें विचार करना है? आगे भी ऐसा होता रहे तो भी हमें क्या करना है? हम तो जा ही इस रास्ते पर रहे। ये कहने का आशय क्या विनय जी? हिमांशु जी, अभी जो तृणमूल कांग्रेस के जो माननीय प्रवक्ता थे, उनकी आपने एक बात सुनी, उन्होंने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा नहीं किया है जी। आपने उनकी बात को सुना कि नहीं सुना कि अनसुना किया, मुझे नहीं पता जी। उन्होंने एक बात कही कि विपक्ष देश की जनता है जी। आपको एक सीधा सीधा उदाहरण अभी मध्य प्रदेश के चुनाव में देखने के लिए मिलेगा कि वहां के माननीय जो हमारे श्रीमंत थे, वो सीधे सीधे जाके भारतीय जनता पार्टी से किस डर से जाके ज्वाइन किए, मुझे नहीं पता, या किस लालच से जाके ज्वाइन किए। लेकिन अभी वहां 40 साल के बाद जो नगर निगम में हमेशा भाजपा वहां सत्ता में आती थी, आज वहां कांग्रेस सत्ता में है 40 साल के बाद।
57 साल बाद है विनय जायसवाल जी। मैं आंकड़ा स्पष्ट कर देता हूँ, ग्वालियर के संदर्भ में आप बात कर रहे हैं। 57 साल बाद ग्वालियर में महापौर के पद पर कांग्रेस का शख्स निर्वाचित हुआ है। लेकिन उसका दूसरा आंकड़ा भी आपकी जानकारी में उतनी स्पष्टता के साथ रहे कि परिषद में अभी भी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हुआ है। पार्षद दल की संख्या भाजपा की ही ज़्यादा है। 16 नगर निगम, 16 में से 5 नगर निगम के संदर्भ में कांग्रेस को सफलता मिली है, पर 9 पर भारतीय जनता पार्टी काबिज है। परिषद की अगर बात करते हैं, क्योंकि आपकी तो पत्नी स्वयं महापौर है, परिषद का क्या महत्व होता है आपको बताने की मुझे जरूरत नहीं है। 16 में से 14 नगर निगम की परिषद पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। पर महत्वपूर्ण बात ये नहीं है विनय जी, महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि एक बड़े स्तर पर क्रॉस वोटिंग को लेकर कोई चिंता है कि नहीं, एक बात। दूसरा, आपने कहा कि मैंने पुरोहित जी की बात को गंभीरता से सुना या नहीं सुना, या सुनकर भी अनसुना कर दिया। आपने सुना उन्होंने क्या कहा? उन्होंने उपराष्ट्रपति के संदर्भ में आपको सीधे कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा मार्केट हलवा को एक तरफा खड़ा कर दिया, स्वामी विपक्ष के तौर पर कोई बात नहीं की। ऐसा कहीं होता है क्या? आपको सुनाई दिया पुरोहित जी ने आपको क्या कहा? नहीं, मैंने सुना है हिमांशु जी, वो उनका विषय हो सकता है। और ये ज्यादा बेहतर मुझसे वो तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता बता सकते हैं कि उनकी क्या सोच थी उपराष्ट्रपति प्रत्याशी के बारे में। लेकिन जहां तक राष्ट्रपति प्रत्याशी की बात करेंगे जी, तो केवल सिंबॉलिक चेहरा बना देने से अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति या अल्पसंख्यक, ये पहली बार ऐसा हुआ है हिमांशु जी कि राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद उसका जश्न मनाया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। एक इतने प्रतिष्ठित और इतने बड़े पद, जो भारत के जो संविधान का सबसे बड़ा पद है, राष्ट्रपति का पद सबसे बड़ा पद है, आज उसका माहौल भारतीय जनता पार्टी ने उड़ा दिया है। आज उसके जीत का जश्न भारतीय जनता पार्टी के लोग मना रहे हैं। आज आपने देश के लोकतंत्र को तार तार कर दिया है, आपके देश के संविधान को आपने तार तार कर दिया है। आपने हर उन चीजों का एक बाजारीकरण कर दिया है। वो राष्ट्रपति के चुनाव हो या राज्यों के जो चुनी हुई सरकारें हो, सबका आपने बाजारीकरण कर दिया है, उसका औद्योगिकीकरण कर दिया है। जिस तरह से पूरे देश में आपने पूरे संस्थाओं को बेचने का काम मैं किया एक है। सवाल करूंगा आपसे, अन्यथा मत लीजिएगा। आप लोग मुकाबला करोगे या विलाप करोगे? ये देखो भाजपा ने क्या कर दिया, ये देखो भाजपा क्या कर रही है, ये देखिए भाजपा ने ऐसा भी कर दिया। सवाल इस बात का है, आप इस बात पे आपत्ति करते रह जाएंगे, विलाप करते रह जाएंगे कि देखो राष्ट्रपति का चुनाव जीतकर इन्होंने विजय जुलूस निकाल दिया, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। या आप इस पर विचार करेंगे कि हमने ये किया क्या कि हमारे अपने लोगों ने उनके कैंडिडेट को वोट दे दिया? आप इस पर बात नहीं करना चाहते, आप इस सवाल का सामना भी नहीं करना चाहते, आप इस विषय की गहराई में भी नहीं जाना चाहते। तो विनय जायसवाल जी, आपसे जानना ये चाहता हूं कि वाकई आप भाजपा का मुकाबला करना चाहते हैं या केवल विलाप करना चाहते हैं? हिमांशु जी, ये विलाप नहीं है जी। देखिए, कितने वोट कहां पड़ गए, किस तरह से पड़ गए, किसने हम चुनी हुई सरकार और लोकतंत्र के ऊपर तमाचा मारने का काम किया, ये सब विलाप का काम नहीं है। देखिए, आज आपके पास पावर है, आप 70 साल कांग्रेस देश की सरकार में थी हिमांशु जी। 70 साल में अगर भारतीय जनता पार्टी का जो 8 साल है, अगर इस तरह से अगर कांग्रेस काम करती ना, अभी देश की स्थिति क्या है? देश में तो आप धीरे से चुनाव ही खत्म कर देंगे, आप लोकतंत्र को ही खत्म कर देंगे। जिस तरह से अभी 8 साल से घटनाक्रम हो रही है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री है देश के, वो और इनकी जो टीम है जिस तरह से काम कर रही है, अगर इनको अगर 70 साल कांग्रेस जैसा मिल गया, 70 साल क्या, अगर इनको 10 साल भी और मिल गया तो इसके बाद तो चुनाव ही खत्म हो जाएगा, जो लोकतंत्र का एक्सपायरी हो जाएगा। विनय जायसवाल जी का कहना है कि यार दल की चिंता बाद में कर लेंगे, पहले देश की चिंता कर लो। देश किस रास्ते पे जा रहा है? जिस पार्टी के हवाले देश हो रखा है, अर्थात चिंतामणि मालवीय जी की पार्टी के संदर्भ में। चिंतामणि जी, विनय जायसवाल जी बहुत ज्यादा आशंकित हैं, आतंकित हैं आपके तौर तरीकों को लेकर, आपकी संविधान विरोधी गतिविधियों को लेकर, देश के प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव के बाजारीकरण को लेकर, देश के राष्ट्रपति को मखौल का विषय बनाने को लेकर। इतनी सारी चिंताओं के साथ में हमारे साथ में डॉक्टर विनय जायसवाल हैं, हमारे साथ में स्वयं प्रकाश पुरोहित जी हैं, जिनका कहना है कि एक तानाशाही सरकार के खिलाफ तो अब जनता खड़ी है, विपक्ष की बात भूल जाइए। दोनों मुद्दों पर आपकी टिप्पणी चाहिए। देश की क्या हालत कर दी आपने, जनता को भी अपने खिलाफ कर दिया और लोकतंत्र को लेकर भी संकट पैदा कर दिया। इस तरीके का काम करेंगे आप?
ये थोड़ी आपत्ति प्रकट करना चाहता हूँ। विनय प्रकाश जी ने जनजाति समाज अगर खुशी मना रहा है तो उसे व्यवस्था का और पद का माखौल उड़ाना करार दिया है। मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। और जिन लोगों ने भी खुशी मनाई है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के झंडे को लेकर के खुशी नहीं मनाई है, तिरंगा झंडा लेकर के खुशी मनाई है। तो अब देखें कि विनय प्रकाश जी की पार्टी कहां पहुंच गई कि उसको तिरंगे झंडे से भी और वनवासियों की खुशी से भी गुरेज है। ये बहुत दुख की और अफसोस की बात है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने तानाशाही की बात करी। तानाशाही आपातकाल लगाने वाली पार्टी ये कह रही है कि भाई सारी व्यवस्था जो है वो तानाशाही चल रही है, तानाशाही की तरफ जा रही है और कहीं लोकतंत्र नहीं है। और मजे की बात यह है कि ये तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता क्या है स्वयं प्रकाश जी बोल रहे हैं। इसको एक बड़ा अच्छा शेर मुझे आता है कि बुत हमसे कहे काफिर अल्लाह की मर्जी है। अरे भैया, सबसे ज्यादा तो अगर तानाशाही है तो आपकी पार्टी में बताइए, जो ममता बनर्जी से ज्यादा कोई तानाशाह हो सकता है क्या? किस तरह हत्याएं आपके राज्य में हो रही है विपक्षी लोगों की। और पिछला जब चुनाव हुआ था और ये भी चुनाव हुआ, आपने तो प्रत्याशी को, कैंडिडेट को मारा है। कितनी हत्याएं आपके यहाँ हुई है और कितने सबसे ज्यादा निर्विरोध चुनाव अगर कहीं हुए हैं तो पश्चिम बंगाल में हुए हैं, स्थानीय निकायों के और जिला पंचायतों के। इन्होंने फॉर्म तक भरने नहीं दिए। इन्होंने पंचायतों में विपक्षियों को फॉर्म नहीं भरने दिए। ये लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। विपक्षियों की हत्या कराने वाली पार्टी वो लोकतंत्र की बात कर रही है। तो ये तो बहुत माहौल है, ये खुद हंसी मजाक की बात है। तो स्वयं प्रकाश जी को कम से कम ऐसी हिपोक्रेसी नहीं करना चाहिए, ऐसी मजाक नहीं करना चाहिए ये चैनल पर आकर के। बहुत दुखद है। बड़े दुखी हो गए चिंतामणि मालवीय जी, पर आप तो बड़ी दमदार सरकार चला रहे हैं देश के संदर्भ में। आपकी देश में सरकार है और एक राज्य के अंदर ऐसी तानाशाही चल रही है और आप क्या कर रहे हैं? तमाशा देख रहे हैं। जी चिंतामणि जी। प्रकाश जी अभी कह रहे हैं 24 की बात कर रहे हैं, 24 तक इनकी सरकार भी बचेगी, मुझे इसमें भी संदेह है। जिस तरह का अत्याचार, अनाचार, हिंसा और वहां चल रहा है बंगाल में, राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। और मुझे नहीं लगता कि 24 तक ऐसी माफिया की सरकार वो चलेगी। तो मैं अचल जी के पास जाऊं, इससे पहले मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं पुरोहित जी के पास जाऊं। माफिया की सरकार, तानाशाही की सरकार, और साथ साथ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं चिंतामणि जी कि 2024 की बात कर रहे हैं पुरोहित जी, 2024 तक उनकी सरकार बचेगी, इसमें उन्हें संदेह है पश्चिम बंगाल के अंदर में। पुरोहित जी, कितना डर गए आप चिंतामणि मालवीय जी की बातों से? पुरोहित जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? स्वयं प्रकाश पुरोहित जी से हमारा संपर्क नहीं हो रहा। लेकिन अचल जी, मैं थोड़ा दूसरे मुद्दे पर जाना चाहता हूं और आपसे ये समझना चाहता हूं, क्या आप महसूस कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने में विपक्ष भ्रमित हो रहा है? स्वयं प्रकाश पुरोहित जी कितने गर्व के साथ हमारे बीच में बोल रहे हैं, मार्गरेट अल्वा को प्रत्याशी घोषित कर दिया, अब नहीं करते, हमसे बात तक नहीं की। ऐसा कहीं होता है क्या? तो आपसे समझना चाहता हूँ कि आपको वाकई लग रहा है 2024 में विपक्ष कोई सशक्त चुनौती बनने की कोशिश कर रहा है, या कुल मिलाकर सारे ही दल अपने अपने तरीकों से संकल्प लिए हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की मदद करने में कोई कसर नहीं रह जानी चाहिए, जितना हो सके हमारी तरफ से उसमें योगदान आना चाहिए? क्या कहते हैं आप? देखिए डॉक्टर साहब, लोकतंत्र का स्वभाव होता है कि इसमें पक्ष के साथ प्रतिपक्ष बहुत अनिवार्य तत्व है जी। और आज की स्थिति में जब देश का विपक्ष बहुत कमजोर, जर्जर हालत में है, तब भी आप देख रहे होंगे कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी जो बहुत प्रचंड बहुमत के साथ लोकसभा में है, राज्यसभा में भी उसकी ताकत बढ़ गई है, तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस से डर रही है। वो ममता बनर्जी से नहीं डर रही है, वो बीजू जनता दल से नहीं डर रही है, वो जेडीयू से नहीं डर रही है, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से नहीं डर रही है, वो सिर्फ कांग्रेस से डर रही है। जबकि कांग्रेस का तो कुछ है ही नहीं। कांग्रेस में तो आप देख रहे हैं कि तेजी से विधायक दिख रहे हैं, सांसद दिख रहे हैं, क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं, उनकी आत्माएं आवाज सुनने लगी हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि 2024 तक आप देखेंगे, जैसा कि स्वयं प्रकाश पुरोहित कह रहे थे टीएमसी से, कि इस देश में विपक्ष चाहे जितना बिखरा हो, लेकिन एक वक्त पर जब जरूरत पड़ेगी तो जनता ही विपक्ष की भूमिका में आपको खड़ी नजर आएगी। और ऐसा बार बार होता रहा है, ऐसा बार बार होता रहा है और आगे भी होगा। तो इसलिए आप निश्चिंत रहें कि विपक्ष शून्य तो नहीं होने वाला इस देश में। विपक्ष आएगा, रहेगा
और अपने ढंग से अपनी भूमिका अदा करेगा। लेकिन मेरा आपसे जानना है कि विनय जायसवाल जी यहाँ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं, संसदीय सचिव हैं, प्रभावशाली नेता हैं, पर इस विषय को जिस तरीके से वो एड्रेस कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस इसे गंभीरता से ले रही है, या कांग्रेस इतनी ज़्यादा गंभीरता से ले रही है कि उसे लग रहा है इसमें कुछ भी बोलना ठीक नहीं और हालत खराब हो जाएगी, इसलिए बेहतर है कि इसको अनसुना ही नहीं अनदेखा भी किया जाए? क्या देख रहे हैं आप? देखिए डॉक्टर साहब, विनय जायसवाल साहब गंभीर नेता हैं कांग्रेस के, लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस की बात है, इसमें जायसवाल साहब की बात नहीं है। हाँ। कांग्रेस ने इस पूरे मुद्दे को निश्चित तौर पर एड्रेस किया होगा, कर रही होगी और करना चाहिए, क्योंकि अगर कांग्रेस ये सब नहीं करेगी तो विपक्ष को एक करने का बूता न टीएमसी में है, न नेशनल कांग्रेस एनसीपी में है, न किसी दूसरे राजनीतिक दल में है। तो अंततः कांग्रेस को ही आगे खड़ा करना पड़ेगा और कांग्रेस से ही बीजेपी डर रही है, इसलिए वो कांग्रेस मुक्त भारत की बात बार बार करती है, लेकिन कांग्रेस फिर से रक्तबीज की तरह खड़ी हो जाती है, कभी स्थानीय निकाय के चुनाव में खड़ी हो जाती है, कभी विधानसभा चुनाव में खड़ी हो जाती है, अभी बंगाल में आप देख रहे हैं कुछ भी नहीं है तो वहाँ टीएमसी के रूप में खड़ी हो जाती है। तो ये सत्ता का संघर्ष विपक्ष का और भारतीय जनता पार्टी का लगातार चलने वाला है और ये लगातार तेज होगा। आप देखेंगे विपक्ष कुंद नहीं हो जाएगा, ये लगातार तेज होगा। तो विनय जायसवाल जी, अभी भी हमारे साथ में राकेश अचल जी हैं, जो आपकी और बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। एक बार फिर थोड़े तथ्यपूर्ण बातचीत करने की कोशिश आपसे करता हूँ। क्या आप नहीं मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए जिस संजीदगी की और जिस समझ की जरूरत कांग्रेस को है, उसका कहीं ना कहीं अभाव है? राष्ट्रपति चुनाव जैसे महत्वपूर्ण मसले में कांग्रेस नेतृत्व कर पाने में नाकाम रही, कांग्रेस प्रत्याशी चयन में कोई भूमिका नहीं निभाई और नतीजा ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू के रूप में मैदान में एक प्रत्याशी क्या उतारा, विपक्षी एकता तार तार हो गई। हर तीसरे दिन एक विपक्षी दल द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में जाके खड़ा हो गया। क्या भारतीय जनता पार्टी की इस रणनीतिक कुशलता को आप नहीं देख रहे? क्या इसके संदर्भ में कोई टिप्पणी करना आप जरूरत नहीं समझ रहे? क्या आप नहीं देख पा रहे हैं कि उनके अंतरात्मा की आवाज़ सुनने के आह्वान ने आपकी पार्टी में सेंधमारी कर दी? क्या इसको भी आप अनदेखा करना चाहते हैं, या इसके संदर्भ में कोई गंभीर बात इस कार्यक्रम के माध्यम से देश को कहना चाहते हैं? जी जायसवाल साहब। देखिए हिमांशु जी, हेलो हिमांशु जी, मेरी आवाज आ रही है? जी विनय जी। जी हिमांशु जी, आवाज आ रही है क्या? हाँ बिल्कुल आ रही है जायसवाल साहब। जायसवाल जी तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन स्वयं प्रकाश पुरोहित जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, तो मैं पुरोहित जी से वापस सवाल करता हूं। चिंतामणि मालवीय जी ये कह रहे थे पुरोहित जी आपके संदर्भ में कि तानाशाही की सरकार तो प्रदेश में आपने चला रखी है। देश में सबसे बड़ी तानाशाह के तौर पर आपकी पार्टी के नेता ममता बनर्जी हैं, और 2024 की बात कर रहे हैं पुरोहित जी। 2024 तक आपकी पार्टी की सरकार बंगाल में बचेगी, इस पर भी चिंतामणि मालवीय जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद और प्रदेश उपाध्यक्ष, को संदेह है। कुछ कहना चाहेंगे स्वयं प्रकाश पुरोहित जी? जी, कौन सी पार्टी के प्रवक्ता ने ऐसा कहा है कि ममता बनर्जी तानाशाह है? भारतीय जनता पार्टी देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल भाई। कि ये तो ऐसी अवस्था है कि उनको 1100 रुपए में सिलेंडर मिल रहा तो भी वो तानाशाही नहीं मान रहे हैं जी। 300 रुपए 400 रुपए का सिलेंडर 1100 में खरीद के भी तानाशाही नहीं लग रही है उनको। और ममता बनर्जी जो 500 रुपए की लक्ष्मी भंडार दे रही है लोगों को, गरीबों को, 1.5 करोड़ महिलाओं के अकाउंट में डायरेक्ट 500 रुपए 1000 रुपए अकाउंट में जा रहे हैं, वो उनको तानाशाही लग रही है। तो उनको सोचना चाहिए, उनको आत्ममंथन की जरूरत है। आज बंगाल की जो व्यवस्था है, बंगाल बहुत ही अगर गति में चल रहा है। आप सोचिए पश्चिम बंगाल के अंदर में जिस तरह का उन्नति ममता बनर्जी के राज में हुआ है, वो पिछले 30 साल के अंदर में वामपंथी शासन में क्या हुआ था? पुरोहित जी, चिंतामणि मालवीय जी बता रहे हैं आप तो केवल हत्याएं करा रहे हैं विपक्षियों की, कब्जे करा रहे हैं चुनावों में, निर्विरोध निर्वाचन इसलिए हो रहा है कि आप प्रतिद्वंदियों को फॉर्म भी नहीं भरने देते हैं। चिंतामणि मालवीय जी बहुत चिंतित हैं आपके इस आचरण को लेकर तथाकथित तौर पर, कुछ कहेंगे? करवा रहे हैं तो केंद्र में सीबीआई तो आकर के जांच करके गई है बंगाल में, 1 साल हो गया है। क्या किया इन्होंने? सीबीआई ने जी अरेस्ट करिए ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी को। सीबीआई कहाँ है? तो पुरोहित जी ललकार रहे हैं चिंतामणि मालवीय जी, देश में आपकी सरकार है, केंद्र की एजेंसियों को भेजे थे जांच करने के लिए, क्या कर लिए? गिरफ्तार करो ना ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को। आपका
जी चिंतामणि जी कुछ कहेंगे? जी वो समय भी आएगा, लेकिन मैं वो तो स्वयं जानते हैं, स्वयं प्रकाश जी, उनको इतना प्रकाश तो होगा ही कि इस तरह पिछले जो स्थानीय निकाय के चुनाव में और इस बार के चुनाव में भी कितनी बड़ी संख्या में लोगों को फॉर्म नहीं भरने दिए गए। वाह चिंतामणि जी, मध्य प्रदेश में अगर निर्विरोध निर्वाचन हो तो आप उसमें अभिनंदन करेंगे समरस पंचायत के तौर पर, और पश्चिम बंगाल में अगर निर्विरोध निर्वाचन हो जाए तो ममता बनर्जी को तानाशाह के तौर पर बताएंगे। ये दोनों प्रकार का दावा कमाल है आपका चिंतामणि जी। बहरहाल मैं डॉक्टर विनय जायसवाल के पास वापस जाता हूं, उनसे हमारा संपर्क टूटा था, जानना चाहते हैं उनसे क्या कांग्रेस कुछ संजीदगी से लेगी इस चुनाव परिणाम को, क्या कांग्रेस भविष्य के संदर्भ में उम्मीद जगा पाएगी इस चुनाव परिणाम के बाद। डॉक्टर विनय जायसवाल। चिंतामणि जी जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, बहुत अभिमान की बात कर रहे थे। संसार में तो रावण का भी अभिमान टूटा है, और जिस तरह से कांग्रेस की जो बात है, कांग्रेस ही देश में जिस तरह की अराजक सरकार है, जिस तरह की तानाशाह सरकार है, उसका सामना करेगी। उसका उदाहरण ये है कि हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसके ऊपर लगातार ईडी और सीडी की राजनीति जो है ये लोग कर रहे हैं। बहरहाल राष्ट्रपति चुनाव की अगर आप बात करेंगे तो ये एक बार भी विपक्ष को अपने समर्थन में लेने की कोशिश नहीं की, एक कॉन्सेंसस बनाने की कोशिश नहीं की, और राष्ट्रपति चुनाव का भी माहौल जो इन्होंने उड़ाया है। आज के पहले भी बात कर रहे थे कि जो अनुसूचित जनजाति के लोग अभिनंदन कर रहे हैं, हम बड़े खुले दिल से पूरे, यही तो विचारधारा है ना कि कांग्रेस जो है अनुसूचित जनजाति हो और अनुसूचित जाति हो या पिछड़ा हो या अगड़ा हो या अल्पसंख्यक हो, एक समावेशी विचारधारा के साथ देश को चलाने की कोशिश करती है कि देश का विकास हो, राष्ट्र का विकास हो, राष्ट्र का निर्माण हो, और यहाँ के राष्ट्र के जो लोग हैं, देश के जो लोग हैं, वो अपना जीवन अच्छे से जी सके, उनको एक सहज और सुलभ सरकार मिले। लेकिन जिस तरह से अभी जो राजनीति 8 सालों से हो रही है उसको देश की जनता देख रही है, समझ रही है। बहुत दिन तक लोगों के जो आंख में जो चश्मा है वो उसको ये लगा के नहीं रख सकते हैं। वो जो सांप्रदायिकता का चश्मा हो या भाईचारे को बिगाड़ने का चश्मा हो या लोकतंत्र को खत्म करने का चश्मा हो, सभी लोग देख रहे हैं, और आगे आने वाले समय में अपना निर्णय सुनाएगी, जनता सुनाएगी। बहुत ज्यादा देर नहीं है हिमांशु जी। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से, आपने एक राष्ट्रपति चुनाव का विषय रखा था, निश्चित रूप से अगर सही में लोकतंत्र के प्रहरी होते तो ये एक कॉन्सेंसस बनाते विपक्षियों को लेके। और द्रौपदी मुर्मू जी की जो बात है, जो एक प्रखर आदिवासी नेता है, सम्मानित आदिवासी नेता है, उनको निर्विरोध कराते, लेकिन इन्होंने उसका भी बाजारीकरण करने का कोशिश किया और उन्होंने उनको खड़ा करके, और विपक्ष ने अपना धर्म निभाया, कांग्रेस ने अपना धर्म निभाया, और जो एक सांकेतिक लड़ाई थी और एक विचारधारा की लड़ाई थी उसको लड़ने का पूरा काम किया है। मैं फिर वापस विनय जायसवाल जी आपसे सवाल करता हूं, आप ये मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है, इस विषय पर आने के लिए तैयार क्यों नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का रणनीतिक कौशल वाकई विचार करने का विषय है। पहले प्रत्याशी आपने घोषित किया, अर्थात संयुक्त विपक्ष ने, भारतीय जनता पार्टी ने आपके प्रत्याशी के बाद मैदान में उतारा। ठीक है, आप उनके रणनीतिक कौशल को देखिए कि उन्होंने जैसे ही प्रत्याशी को मैदान में उतारा वैसे ही आपकी एकता में सेंध लग गई। बीजू जनता दल, शिवसेना, झारखंड मुक्ति मोर्चा, वाईएसआर कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी। अब तेलुगु देशम पार्टी और वाईएसआर के बीच में जो संबंध हैं, ऐसी दुश्मनी के संबंध तो सांप नेवले में भी नहीं होते। इसके बावजूद भी आंध्र प्रदेश में एक वोट यशवंत सिन्हा को नहीं मिला, सारे वोट द्रौपदी मुर्मू को मिले। मतलब सांप और नेवला भी एक साथ आकर खड़े हो गए टाइप का मामला बना। क्या इस रणनीतिक कौशल को विनय जायसवाल आप देख नहीं रहे? क्या इस पर आप टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे? क्या इसको लेते हुए अपनी रणनीति पर विचार नहीं करना चाहेंगे, या केवल भाजपा को कोसते रहेंगे, अरे ये लोग बहुत बुरे लोग हैं, ये लोग बड़े खराब लोग हैं, अरे ये लोग ठीक लोग नहीं हैं, यही कहते रहेंगे? हिमांशु जी, ये रणनीतिक कौशल नहीं है जी, ये सीधे सीधे ये अपॉर्चुनिस्टिक लोग हैं। ये अपॉर्चुनिटी है, और
राष्ट्रपति चुनाव मैंने बताया ना आपको जी कि स्वागत किया जाता अगर ये मुर्मू जी को अपना राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाते और संयुक्त विपक्ष के साथ उसके साथ विचार विमर्श करते, तब ये बात होती कि आप वाकई में आदिवासी सोच के हैं, आदिवासी हितों के संरक्षण करने की आप सोच रखते हैं। लेकिन इन्होंने इसको, इसमें भी आप ये बात एकदम ठीक बोले, आपकी बात से सहमत हूं कि इनकी रणनीतिक कौशल जो है वो एकदम जग जाहिर है कि जहां पर अराजकता का विषय होगा, जहां पर लोकतंत्र की हत्या की बात होगी, जहां पर महंगाई की बात होगी, उन सब चीजों को बड़े ही अच्छे ढंग से रणनीतिक कौशल के साथ में और कुशलता के साथ में उन सब चीजों को एक किनारे कर देंगे और बाकी जो चीजें हैं, जो देश की जो जनता है, जो पिछले 8 सालों से देख रही है, बहुत सारे विषय हैं कि पूरे मीडिया से लेके, देखिए मैं ज्यादा मीडिया की बात नहीं करूंगा, लेकिन जिस तरह से ये प्रचार प्रसार और एन केन प्रकारेण किसी भी प्रकार से देश की जनता को भ्रमित करके रखें और वो भ्रम को ये, और जो जनता की जो मूल मुद्दे हैं, राजनीति के जो मूल मुद्दे हैं, जो महंगाई का मुद्दा हो या फिर रोजगार का मुद्दा हो, किसान का मुद्दा हो, मजदूर का मुद्दा हो, महिला के सशक्तिकरण का मुद्दा हो, देश उस पर नहीं रहने देते, जनता के मूल मुद्दों पर ये लोग नहीं रहने देते हैं। ये इनकी रणनीतिक कुशलता है। विनय जायसवाल जी को शिकायत है कि ये राष्ट्रपति पद का निर्वाचन तो निर्विरोध हो सकता था, पर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी कोशिश नहीं की, राष्ट्रपति चुनाव को बाजार का विषय बना दिया। चिंतामणि जी को आपत्ति है इस आकलन पर, वो हस्तक्षेप करना चाह रहे थे। आखिरी टिप्पणी उनकी इसी भी संदर्भ में लेते हैं। जी चिंतामणि जी, किस बात में आपत्ति है आपकी डॉक्टर विनय जायसवाल के ये कहने पर भाई द्रौपदी मुर्मू के संदर्भ में थोड़ी कुशलता और दिखा देते, आम सहमति से ही चुनाव हो जाता, क्यों इतनी मशक्कत कराई? मैं ये पूछना चाहता हूं विनय जी से कि पिछली बार एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति, गरीब घर का व्यक्ति खड़ा करा था, तो आपने समर्थन क्यों नहीं किया था? आपने क्यों फिर उनके खिलाफ कैंडिडेट उतारा? इसके पहले अटल जी की सरकार में एक देश के वैज्ञानिक को खड़ा किया था, उसके विपरीत आपने लक्ष्मी सहगल को क्यों उतारा? तो आप ये केवल कहने की बातें हैं कि समन्वय क्यों नहीं बनाया, क्योंकि आप फंस गए, क्योंकि अब आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा। तो अब ये बात आप एमिकेबल की बात कर रहे हैं कि भाई एमिकेबली हो सकता था। तो कुल करके कांग्रेस को स्वीकार करना चाहिए कि उसमें अब नेतृत्व का मादा नहीं रह गया है और विपक्षी एकता का चेहरा कम से कम कांग्रेस नहीं हो सकती। और वास्तव में विपक्षी एकता संतरे की तरह है, जो ऊपर से तो बस किसी उसमें तुष्टीकरण के कारण एक जैसा दिखता है, लेकिन अंदर तमाम फाक है, तमाम बहुत सारे विरोधाभास है, और ये विरोधाभास तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस में दिख रहे चिंतामणि हैं। जी की पार्टी का दौर है, इसलिए चिंतामणि जी कुछ भी कह सकते हैं। चिंतामणि जी बोल रहे हैं ये संतरा जो है इसकी फांके हैं, हमें पता है, अब फांके इस राष्ट्रपति चुनाव में दिख भी गई हैं तो गलत नहीं, लेकिन उनका ये कहना कि कांग्रेस नेतृत्व नहीं करती, ये परिणाम बता रहा है कि विपक्षी एकता को अगर किसी मुकाम पर पहुंचना है तो कांग्रेस को ही नेतृत्व करना होगा। इस राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस ने नेतृत्व नहीं किया, शायद इसका खामियाजा ही बिखराव के तौर पर देखने को मिला। ममता बनर्जी एक राज्य की नेता के स्थान पर राष्ट्रीय नेता बनने की कोशिश करने चली थी और जाहिर हो गया कि वह इसमें सफल नहीं रही। यशवंत सिन्हा को देश भर से समर्थन तो दूर की बात, अपने राज्य में बुलाने लायक भी नहीं परिस्थितियां बना पाई, यह भी जाहिर हो गया। लेकिन इस चुनाव में क्रॉस वोटिंग ने कांग्रेस के लिए चिंताएं पैदा की हैं। डॉक्टर विनय जायसवाल भले इस कार्यक्रम में इंकार करें चिंताओं से, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व शायद इन चिंताओं को समझेगा और समय रहते हुए कोई ऐसे कदम उठाएगा ताकि वह इन अपमानजनक परिस्थितियों का सामना भविष्य में ना कर पाए। तय बात है, राष्ट्रपति चुनाव ने भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक रूप से, रणनीतिक रूप से ज़्यादा चतुर साबित किया है। विपक्ष इसकी चुनौती किस रूप में स्वीकार करता है, ये दिलचस्पी का विषय आने वाले समय में रहेगा। बहरहाल आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब समय है आज के शेर का। हमारा आज का शेर कहता है, भारतीय जनता पार्टी को समर्पित होते हुए, कि शाम होते ही सब घर की तरफ जाते हैं, शाम होते ही सब घर की तरफ जाते हैं, जितने दरिया हैं समुंदर की तरफ जाते हैं। अंजुम के द्वारा जो ये शेर लिखा गया था वो वर्तमान में देश के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के संदर्भ में बड़ा मुफीद है। जीतते किसी भी दल से हैं, पर जब भी मतदान की नौबत आती है भारतीय जनता पार्टी के प्रति क्यों चले जाते हैं? विपक्षी दलों को इस पर विचार करना चाहिए, और वाकई वो चाहते हैं कि प्रतिपक्ष मजबूत रहे तो इसे रोकने के लिए कोई कदम भी उठाने चाहिए।
क्या विपक्ष ऐसे कदम उठा पाएगा, देखेंगे। पर अब तो आपसे इजाजत लेंगे, कल फिर मिलेंगे। तो तब तक के लिए सादर प्रणाम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे